हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो एसिड बेस जो सॉल्ट है वो हमने क्लास 10th का कल किया था, उसके बिहाफ पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज हम इसका लेवल बढ़ा के करेंगे। 11th में जो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो इसका कॉन्सेप्ट आता है एसिड बेस का, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। 2023 के पेपर को छोड़कर जितने भी पेपर हुए हैं उसमें आपकी जो केमिस्ट्री है वो 11th-12th के लेवल तक गई ही गई है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी सोच के मत चलना कि आपको 9th-10th का ही पोर्शन मिलने वाला है। ठीक है। तो मैं आपको जो एसिड बेस है वो एक लेवल अबो करा रही हूँ। ठीक है, 11th लेवल का करा रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसमें हम जितनी भी एसिड बेस के बारे में जो थ्योरी थी तीनों, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 10th में हमारा पीएच स्केल आता है, लेकिन 11th में पीएच स्केल के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जैसे ही ये क्लास ओवर होगी, ठीक है, आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और जितनी भी वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिलती है क्लास की, वो आप उसको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर ले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरएनएस थ्योरी इज नॉट ट्रू। आरएनएस के बारे में यहाँ पर कौन सी क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आरएनएस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। देखो, एसिड बेस की जो पहली थ्योरी थी वो कौन सी थी? आरएनएस थ्योरी। आरएनएस जो होता है ये एक्वा सॉल्यूशन की बात करता है कि कोई भी एसिड होता है, ठीक है, उसको एक्वा सॉल्यूशन अगर मिल जाता है तो एक्वा सॉल्यूशन में वो क्या डोनेट करता है? H+ आयन डोनेट करता है। और जो बेस होते हैं ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइल आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास में कोई एक एसिड है जैसे HCl, इसको कोई भी एक्वाज मिला, सॉल्यूशन मिला, तो ये H+ आयन डोनेट करेगा। ठीक है। और कोई भी बेस है जैसे मान लो NaOH है ना, इसको एक्वा सॉल्यूशन मिला तो ये क्या करेगा? हाइड्रोक्साइल आयन है वो डोनेट करेगा। ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं? जो H+ आयन डोनेट करते हैं। बेस क्या होते हैं? जो OH- डोनेट करते हैं। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? बेस हो गया, और ये क्या हो गया? एसिड हो गया। ठीक है। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इसकी लिमिटेशंस क्या थी? एक तो ये एक्वा सॉल्यूशन तक ही बेस था। मान लो अगर एक्वा सॉल्यूशन ना हो तो फिर हम एसिड बेस के बारे में कैसे पता लगाएंगे? दूसरा, अब कई बेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर OH नहीं होता, तो फिर हम उनकी बेसिसिटी का कैसे पता लगाएंगे? जैसे कि NH3 नेचर वाइज क्या होता है? बेस होता है। जबकि आर्नियस ने क्या बोला कि कोई भी बेस तब होगा जब उसके अंदर OH आयन होंगे, और वो एक्वा सॉल्यूशन में जाते ही OH आयन डोनेट करेंगे। जबकि इसके अंदर तो हमें OH दिख ही नहीं रहा, तो ये फिर बेस किस तरह से हो गया? तो आर्नियस थ्योरी है वो क्या हो गई थी? फिर फेल हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि एसिड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है बेस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH-, ये भी सही है क्योंकि आर्नियस ने बोला था। तीसरा कह रहा है इट एडिक्वेटली एक्सप्लेन बेसिक प्रॉपर्टी इन नॉन एक्वा सॉल्वेंट, कि ये नॉन एक्वा सॉल्यूशन में बेसिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। और डी कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ H+ एंड OH- टू फॉर्म वाटर। तो इसमें ना ए, बी और डी तीनों ही बातें सही है। सी है वो गलत है, क्योंकि जो आर्नियस होता है ये सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन की बात करता है, नॉन एक्वा की तो ये बात ही नहीं करता है। तो इसका सी आंसर क्या होगा? हमारा राइट होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्जुगेट बेस। आपको क्या बताना है यहाँ पे? कॉन्जुगेट बेस बताना है किसका? H2PO4- का। ठीक है। तो देखो, हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास में कॉन्जुगेट एसिड और एक होता है हमारे पास में कॉन्जुगेट बेस। नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, जो कॉन्जुगेट एसिड होता है ना, जो कॉन्जुगेट एसिड होता है इसके पास में क्या होता है? एक जो प्रोटॉन, मतलब एक हाइड्रोजन क्या होता है इसके पास में? एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। और जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना, इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन कम होता है। क्या होता है? एक प्रोटॉन क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला H2O एक स्पीसीज है ना, हमें इसके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके कॉन्जुगेट एसिड की बात करती हूँ तो मैंने बोला H2O स्पीसीज है,
तो कॉन्जुगेट एसिड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है हाइड्रोजन को बोलते हैं, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है। तो इसका मतलब अगर इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हुआ तो हमें पता है जो ये तो H प्लस को लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, H3O प्लस बनेगा, क्योंकि मैंने बोला कि इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है। H पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जबकि जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल स्पीसीज होता है उससे एक प्रोटॉन कम होता है। तो इसका मतलब इससे एक प्रोटॉन कम होगा, यानी अब H इसमें से निकल जाएगा, H निकल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। यानी ये H2O का कॉन्जुगेट एसिड हो गया और ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब इसने हमसे क्या पूछा है, कॉन्जुगेट बेस बताना है आपको। किसका बताना है, H2PO4 माइनस है, इसका आपको क्या बताना है, कॉन्जुगेट बेस बताना है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे H3PO4, ठीक है, क्या है, H3PO4 कॉन्जुगेट बेस में तो क्या होता है कि जो स्पीसीज होता है उससे एक प्रोटॉन क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे तो H2 है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो H3 है, तो ये तो होगा नहीं। फिर हम चलते हैं बी वाले ऑप्शन में। बी वाले ऑप्शन में क्या है, HPO4 माइनस, ठीक है। जब H निकलता है तो ये क्या करता है, H निकलने के बाद में जो बचा हुआ स्पीसीज है उस पर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होता है। इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो इस पर एक नेगेटिव हो गया तो 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे इसमें H2 है, लेकिन जब हमने बी ऑप्शन में देखा तो बी ऑप्शन में तो हमारे पास में क्या होता है, सिर्फ एक H कम है। तो इसका मतलब क्या है कि यही हमारा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, जो ओरिजिनल स्पीसीज होता है उससे एक प्रोटॉन कम होता है, ठीक है। सी ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है, अगर डी और इसका हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास में, सेकंड हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। बस कुछ नहीं देखना आपको, हाइड्रोजन देखना है, अगर इससे हाइड्रोजन कम है तो वो कॉन्जुगेट इसका बेस हो जाएगा, अगर इससे हाइड्रोजन ज़्यादा होता, अब ये अगर आपसे इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछता तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस केस में हाइड्रोजन ज़्यादा है और इस केस में हाइड्रोजन कम है। तो जहाँ हाइड्रोजन कम होगा ओरिजिनल स्पीसीज से वो कॉन्जुगेट बेस होगा, जहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट लेविस एसिड एंड लेविस बेस। लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा पेयर होता है। तो देखो लेविस एसिड, लेविस जो साइंटिस्ट थे उसने भी अपनी एसिड बेस थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो लेविस बेस होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, ठीक है। 11th क्लास में हमारे पास में दो की बात की हुई है, BF3 और NH3, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। जबकि BF3 की अगर हम बात करें तो देखो बी जो होता है ना, बी जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, और इससे नेबरिंग एटम कितने जुड़े हुए हैं, 3, तो 3 + 3 कितने हो गई, 6। लेकिन हमें पता है क्या, स्टेबिलिटी के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, इसमें 8, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसका मतलब क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, लेविस एसिड हो गया। और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, ये लोन पेयर है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब BF3, ठीक है, और NH3 जब इनकी रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये BF3 पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इस तरह से इनका एक अडक्ट बनता है BF3.NH3, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये लेविस एसिड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये लेविस बेस हो गया। तो आपसे यहाँ पर इसने क्या पूछा था कि पेयर बताना है, तो कौन सा पेयर होगा इसका, BF3NH3, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका pOH की वैल्यू दी हुई है 3.7, तो इसकी pH की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, pH प्लस में pOH, यानी हाइड्रोजन प्लस OH, इन दोनों का जो बराबर होता है वो 14 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको pOH की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 3.7, निकालनी क्या है, pH निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। तो जब हम इसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास में आंसर आएगा 10.3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,
ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। तो इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगी। देखो यहाँ पे पीएच की वैल्यू 2 है, यहाँ पे पीएच की वैल्यू 7 है, यहाँ पे पीएच की वैल्यू 11 है, लेकिन डी वाले ऑप्शन में पीओएच है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, दोबारा हम पीएच निकाल लेंगे। तो पीएच निकालने के हमें पता है पीएच और पीओएच दोनों का जो प्लस होता है वो 14 के बराबर होता है। तो पीएच निकालेंगे तो हम इसको 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 13। तो इसका पीएच 13 आ गया। तो पीएच 13 यानी 14 के पास में जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन तो यही देगा। तो डी इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये क्या कह रहा है कि आपको किसी भी वीक एसिड है, ठीक है, उसका के ए की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके ना कॉन्जुगेट बेस है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई इसके लिए सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है फॉर्मूला, जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का वो क्या होता है के ए इंटू के बी, ठीक है, जिसमें के डब्ल्यू एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। अब आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है, के ए की वैल्यू गिवन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, के डब्ल्यू अपॉन में के ए इक्वल टू के बी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू है 10⁻⁻14, के ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू क्या है के बी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/1.8 को सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.55। अब यहाँ पे 10⁻⁻14 है और यहाँ पे 10⁻⁻5 है। जब ये 10⁻⁻5 इधर जाएगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 0.55 इंटू 10⁻⁻9। जब हम इसकी एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक इधर भी शिफ्ट होगा। तो यानी ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आएगा 5.5 इंटू 10⁻10 है, वो इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो के बी की वैल्यू होगी वो हमारे पास में क्या आएगी 5.5 इंटू 10⁻10। अब यहाँ पे 6 क्यों है, क्योंकि इसने ना 2 डिजिट तक निकाला है। तो यहाँ से 5 होता है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब 5 होगा तो एक वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर ये आता है। तो मैंने एक पॉइंट तक लिया है इसलिए इसको 5.5 रखा, तो इसका आंसर क्या होएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रोड्यूस ए बेसिक सॉल्यूशन अपॉन हाइड्रोलिसिस। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो हाइड्रोलिसिस होने पर बेसिक सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है। तो भाई इसमें कौन सा होगा हमारा NaF, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बफर सिस्टम मस्ट बी सूटेबल फॉर मेंटेनिंग। इस टाइप के क्वेश्चन एचटेट में मैंने देखे नहीं हैं, बाकी ये मेरे पास में बुक थी उसके अंदर क्वेश्चन था तो मैंने इंट्रोड्यूस है इसको कर दिया, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रखना कि अगर अप्रोक्सीमेटली 9 pH 9 का अगर हमें बफर सिस्टम बनाना है तो उसके लिए कौन सा हमारा सही होता है NH4 प्लस NH3, ठीक है। यानी जो बेस है उसका हमें कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का उसके कॉन्जुगेट एसिड के साथ में हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। ये कह रहा है व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 MHCl टू 0.1 NH। भाई हमें पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट आता है वो हमारा न्यूट्रल आएगा। और अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के लिए pH की वैल्यू कितनी होती है 7। तो इसका आंसर क्या आएगा सी। उसके बाद फिर है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइट्रेशन जब भी होती है वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में तो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो कहाँ पर बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जब स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कल मैंने आपको बताया था, जब स्ट्रॉन्ग बेस की वीक एसिड के साथ टाइट्रेशन होती है तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक, ठीक है। जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। और अगर बेसिक नेचर है तो उसका pH क्या होगा 7 से ज़्यादा होगा। तो 10 का आंसर क्या आएगा सी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। ये कह रहा है कि विच इंडिकेटर वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर ए टाइट्रेशन विद एन इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ pH 5। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कौन सा इंडिकेटर है वो pH 5 पर इक्विवेलेंस पॉइंट लाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो भाई वो होता है हमारा कौन सा, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर है 12 कह रहा है कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर रहा है कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है ना, ये
डिस्क्राइब करता है। तो इसमें आपको कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में बताना है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो कॉमन आयन इफेक्ट आप जान लो क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? केमिकल फिनोमेना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जब भी कोई एक सॉल्यूशन है, हम उसमें कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक आयन कॉमन आता है, जिससे क्या होगा, जो ओवरऑल सॉल्यूशन की जो जिससे क्या होगा, सोल्यूट की जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, इनसोल्यूबल बनता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो, मानो मैंने बोला कि मेरे पास में ना एक HCl का सॉल्यूशन है ना, मैंने पानी में HCl घोला हुआ है। तो मैंने क्या किया, अब मुझे पता है HCl पानी में जाते ही क्या देगा, H+ और Cl- आयन है वो देगा। अब मैंने इसमें क्या किया, और NaCl डाल दिया। तो NaCl भी पानी में जाते ही क्या देगा, Na+ और Cl- देगा। यानी जो ओवरऑल सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो Na क्या करेगा, इस Cl के साथ दोबारा से कंबाइन होगा, ठीक है, और कंबाइन होने के बाद ये दोबारा से रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, यानी NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। और हमें पता है NaCl क्या है, हमारा सॉलिड है। और अगर सॉलिड है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो प्रेसिपिटेट हमारा कैसा होता है नेचर में, इनसोल्यूबल। जैसे भाई दूध जब फटता है तो आपने देखा होगा ना, उसके गुत्थे से होते हैं, तो वो घुलते नहीं है। तो प्रेसिपिटेट भी इसी तरह के होते हैं, ठीक है। तो इस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिवर्स रिएक्शन शुरू होती है, जिससे NaCl दोबारा कंबाइन हो जाता है। और वो सॉलिड, हमें पता है नमक सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में होने से क्या होगा, उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और हमें पता है प्रेसिपिटेट नेचर में कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल, मतलब जो घुलते नहीं है। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, फिर सोल्यूट की डिक्रीज हो जाती है। सोल्यूट क्या है यहाँ पे, NaCl, क्योंकि हमने NaCl को ही तो डाला है। तो जिसको हम घोलते हैं वो सोल्यूट होता है, जिसके अंदर घोलते हैं वो सोल्यूशन होता है। तो NaCl की सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो अब यहाँ पे इसका आंसर बताना है आपको। देखो, अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट व्हेन ए कॉमन आयन इज एडेड। भाई बात गलत है, जो सॉल्ट होता है उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करती है। सेकंड है द डिक्रीज इन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट व्हेन ए कॉमन आयन इज एडेड, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है चेंज इन पीएच चेंज नहीं होता। द लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, ये भी कोई मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि कॉमन आयन इफेक्ट के केस में सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। मैंने आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, इसका एग्जाम्पल कौन है, तो भाई जो H2 होता है ये हमारा नेचर में एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये H2O जो होता है हमारा नेचर में एम्फोटेरिक होता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 14 क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है किसका, सल्फर का, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। तो ऑक्सीडेशन जब स्टेट निकालते हैं तो सल्फर का निकालना है, तो जिसका निकालते हैं उसको एक्स मानते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा +1 शो करता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 × 1। सल्फर का होता है एक्स, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन होता है इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2 है, लेकिन 3 है तो 3 के ऊपर कितना होगा, -6। और ओवरऑल जो हमारे पास में मॉलिक्यूल होता है उसका चार्ज 0 होता है। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 6 इधर आएगा प्लस का, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का। तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो 14 का आंसर कितना होगा, बी। उसके बाद 15 क्वेश्चन कह रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द H+ कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन विद ए pH ऑफ 4.3, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो 4.3 pH है, इसकी आपको ना वो निकालनी है, क्या नाम है, कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने मतलब देखा नहीं है एचटेट में, तो इसको हम कुछ टाइम हम इसको ना स्किप कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि ये ना इसमें एंटीलॉग बनेगा, और पेपर में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आता नहीं है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली सोल्व कर पाओ। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीप्रोटिक
एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड आपको बताना है। तो देखो पॉलीप्रोटिक एसिड कौन होते हैं? पॉलीप्रोटिक, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, प्रोटिक का मतलब आयनाइजेबल प्रोटॉन, ठीक है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड वो एसिड होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा आयनाइजेबल प्रोटॉन है, यानी आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसको हम पॉलीप्रोटिक बोलते हैं। और पॉलीप्रोटिक को पॉलीबेसिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो H2SO4 होता है, ठीक है, जो हमारे पास में H2SO4 होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3O4 PO4, जो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो इन सब के पास में क्या होता है, एक इसमें तो 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा हमारे पास पॉलीप्रोटिक होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलीप्रोटिक। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, H2SO4। क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे कि मैम CH3COH है, इसमें तो 3 है। ये गलत है, क्योंकि एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, वीक होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, ठीक है। H2SO4 इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, इसलिए ये पॉलीप्रोटिक हो जाएगा। उसके बाद फिर है 17 क्वेश्चन, ये कह रहा है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर रेफर टू, मतलब जब वाटर का खुद से आयनाइजेशन होता है तो क्या होता है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद इटसेल्फ टू फॉर्म H3O प्लस OH माइनस। देखो इसमें क्या होता है, देखो जैसे मानो मैंने HCl है, HCl को पानी में डाल दिया, ठीक है। तो HCl को पानी में डालते ही हमारे पास क्या मिलेगा, H प्लस, भाई HCl है वो अपने आयन में डिसोशिएट हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस। लेकिन जो ये H प्लस होते हैं ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अकेले रहना पसंद नहीं करता, तो ये क्या करेगा, तुरंत वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेगा और ये क्या बना देगा, H3O प्लस और क्या बना देगा, Cl माइनस। बट इसने हमसे क्या बोला है कि वाटर का ऑटो आयनाइजेशन है वो क्या कहता है, क्या बनाता है। तो भाई हमें क्या पता है कि जो H प्लस है वाटर है, इसमें OH माइनस है, तो H प्लस अनरिएक्टिव होगा, मतलब सॉरी रिएक्टिव होगा, तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, और OH माइनस तो इसमें प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 17 का ए आंसर आएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये गलत है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, ये भी गलत है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी गलत है, क्योंकि आयनाइज की बात हो रही है तो इसमें आयंस मिलेंगे, ठीक है, ना कि किसी चीज़ की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18, ये कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन KW वाटर। ये कह रहा है कि जब हम वाटर का, KW का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट, जब हम आयनिक प्रोडक्ट है उसका टेम्परेचर मतलब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास में KW क्या होता है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये क्या होता है, H प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का आयनाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा वाटर का आयनाइजेशन बढ़ेगा H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और OH की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। जब इन दोनों की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ओवरऑल जो आयनिक प्रोडक्ट होगा इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो KW है हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कौन सा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो भाई NaCl हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, HCl भी स्ट्रॉन्ग होता है और NaOH भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। जो एसिटिक एसिड होता है ये हमारा वीक होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जबकि एसिटिक एसिड तो वीक है, ये पार्शली आयनाइज होता है, तो यही हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। उसके बाद फिर 20 क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है ऑफ विच सॉल्ट विल बी न्यूट्रल, यानी कह रहा है कि किस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। तो भाई किस सॉल्ट का होगा, KCl, जो KCl सॉल्ट है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ BaOH2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको pH निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पे हमारे पास में BaOH2 है, ये न्यूमेरिकल मैंने नोट्स में सोल्व करके दिखा रखा है। तो जब इसका आयनाइजेशन होता है तो ये क्या देता है, Ba2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है। अब इसने हमसे क्या दिया है, जो मोलर कंसेंट्रेशन दी है वो कितनी दी हुई है, 0.01, ये एक आयन की दी है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइल आयन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
10 की पावर -2 भाई, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/100, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, यानी यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइल आयन है इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू में 10 की पावर -2। अब हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है POH इक्वल टू होता है माइनस का लॉग ऑफ क्या OH माइनस। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें पता है ये क्या बनेगा, माइनस का log 2, क्योंकि log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, और ये बन जाएगा माइनस log ऑफ 10 की पावर -2। अब हमें पता है कि log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये बनेगा 2। 2 क्यों बना, क्योंकि हमारे पास में माइनस log ऑफ 10 -2 है, तो ये आगे आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये 2 बन जाएगा। और आगे हमारा क्या था, माइनस का log 2। अब log 2 की वैल्यू होती है 0.30, ठीक है, 301, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है 1.7, यानी POH की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, POH की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1.7। तो यहाँ से हमें पता है पीएच प्लस में POH दोनों का जो सम होता है वो 14 होता है, तो POH हमें 1.7 मिल गया, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से, तो आंसर कितना आ जाएगा 12.3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.3, ठीक है, कितना आएगा 12.3, तो बी आंसर क्या होगा इसका, राइट होगा। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, तो ए तो गलत होगा क्योंकि इसने पार्शली बोल रखा है। बी कह रहा है इट हैज़ ए हाई pK वैल्यू, गलत है। ये कह रहा है कि इट कम्प्लीटली आयनाइज इन सोल्यूशन, है ना, तो इसका मतलब इसका सी आंसर राइट होगा क्योंकि अपने आयन में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है 23, ये इस टॉपिक, ये इसका नहीं है क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है, इसको डिस्क्राइब कौन करता है, देखो ब्रोंस्टेड लोरी जो है ये थ्योरी थी एसिड बेस के बारे में। इन्होंने क्या कहा था, जो H प्लस डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, और जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, सॉरी बेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला कह रहा है कि ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करते हैं वो तो लेविस ने कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टेशन पे, तो वो तो लेविस एसिड होगा, तो ए ऑप्शन गलत होगा। बी कह रहा है सब्सटेंस दैट डोनेट ए प्रोटॉन, ये बात सही है क्योंकि इसने क्या बोला था ब्रॉन्स्टेड ने कि जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, सॉरी जो एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, और जो बेस होता है वो क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा बी। और उसके बाद फिर है 25 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 100 ml है 0.1 HCl का मिक्स किया जाता है इसको 50 ml ऑफ 0.2 मोलर, तो ये कह रहा है कि रिजल्टिंग pH क्या होगा, तो इसका आंसर है ना 13 आएगा। ये मतलब पीजीटी के हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, टीजीटी के हिसाब से ये क्वेश्चन सही नहीं है क्योंकि इतना हाई लेवल का नहीं आएगा, उसमें आपसे सिर्फ जैसे ये आया था ना BaOH2 का pH है वो कैलकुलेट करो, तो इस टाइप के आएंगे, ये पीजीटी के हिसाब से है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो हमने 11th लेवल का जो एसिड बेस वाला चैप्टर है वो भी कवर कर लिया है। अब ये पीडीएफ साथ में जो हैंड रिटन नोट्स है उसकी पीडीएफ अब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।